बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, पंजाब के अवाम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, वज़ारत आला के मनसब पे फायज होने से पहले ही सुना दी गई है और साथ बता दिया गया है मरियम नवाज की जानब से कि करप्शन मेरी रेड लाइन है और ग्रीन लाइन भी बता दी है उसने, और पंजाब के अवाम की जो येलो लाइन है वो कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब ये जितनी लाइनें नाक से निकलवाएगी पूरे पंजाब की, ये देखना बाकी है। अगले 5 साल तक अगर ये वज़ीर आला रही तो हर चीज़ हवा में उड़ेगी, क्योंकि पैकेज में बता दिया गया है कि एयर एम्बुलेंस, हवा में उड़ने वाली एम्बुलेंस मुतारफ कराई जाएगी पंजाब के लिए। मरीज हवा में उड़ेंगे, लूले लंगड़े सारे हवा में उड़ेंगे और इदारे भी हवा में उड़ेंगे, मेडिकल स्टाफ भी हवा में उड़ेगा, ड्राइवर भी हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। इतना जदीद तरीन काम किया जाएगा इन अगले 5 सालों में कि आपको कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कैसे? अगर आप लाइन में लगते थे आटे की, तो आटे के गट्टू हवा में उड़ते हुए आपके घर में आएंगे। अगर आप लाइन में लगते थे बिलों की, तो बिल लेने वाले खुद हवा में उड़ के आपके पास आएंगे और बिल लेकर जाएंगे। तो ये सारा निज़ाम जो है वो अब इतना जदीद तरीन होने जा रहा है कि आपको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी पंजाब के लोगों, क्योंकि अब हवा में उड़ने वाली हर चीज आपके सामने आएगी। अब मुजरम भी हवा में उड़ेंगे, मुदई भी हवा में उड़ेंगे, पुलिस भी पीछे से हवा में उड़ती उनको टारगेट करेगी। अब सेहत का निज़ाम हवा में होगा, तालीम का निज़ाम हवा में होगा, पुलिस का निज़ाम हवा में होगा, करप्शन एक रेड लाइन होगी और मरियम बीबी बिल्कुल अब गुस्से में है। अब जो पीछे गुजर गया वो गुजर गया, आइंदा ये चीज नहीं होने वाली। पंजाब के लोगों के लिए सेहत कार्ड मुतारफ करा दिया और साथ में बड़ा बयान दाग दिया। वो बयान ये था कि जी सेहत कार्ड जो मंसूबा है ये नवाज शरीफ साहब का है, नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, नवाज शरीफ साहब ने ये मंसूबा लॉन्च किया, उनका ये आइडिया था और उसको अब भरपूर तरीके से मैं फॉलो करूंगी। तो कल हो सकता है वज़ीर आला का हलफ लेने के बाद मरियम साहिबा ये भी कह दें कि जो मुसाफिर खाने थे वो भी नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे और उनका ये आइडिया था, और साथ में वो ये कह देंगी कि जो मुसाफिर खानों में खाना दिया जाता था गरीब आवाम को वो भी नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था। तो ये सारे प्रोजेक्ट अपने नाम किए जा रहे हैं। और सेहत कार्ड के खिलाफ थी मरियम नवाज। दरअसल जब सेहत कार्ड का नाम सुना तो हमने सुना किस पार्टी के मुंह से, किस लीडर के मुंह से, और जिंदगी में पहली दफा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमने सुना इमरान खान साहब के मुंह से। किसी पार्टी के मुंह से पहले कभी जिंदगी में हमने नहीं सुना। तो ये क्रेडिट इमरान खान साहब और उसकी हुकूमत को जाता है। ये मुसाफिर खाने, ये जितने भी जो वेलफेयर के काम थे इमरान खान साहब के, उनके ऊपर अब अपना टैग लगाने की कोशिश की जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मरियम साहिबा हैं जिन्होंने जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद सेहत कार्ड की सख्त दुश्मन थी और इसको बंद करवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने राब्ता किया था और शहबाज शरीफ साहब को बताया था कि इससे हमें पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, और इसके वो बहुत ज्यादा खिलाफ थी। अब सेहत कार्ड हवा में उड़ के तमाम पंजाब के लोगों तक जाएगा। तो मरियम साहिबा आज असेंबली का इजलास यानी कि सेशन बुला लिया गया है और सेशन में आज अपना हलफ लेंगी। किस चीज का? एज ए एमपीए, एज ए मेंबर असेंबली, तो पहले आज वो हलफ लेंगी और उसके बाद फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का हलफ लेंगी और रेड लाइन सेट करेंगी अपनी। ग्रीन लाइन पंजाब को मिल चुकी है और येलो लाइन पे पंजाब खड़ा है इस टाइम। रेड लाइन बस खत्म होने वाली है, वो सेट होने वाली है, तो वो मरियम साहिबा करेगी। अब बात करते हैं कि कमिश्नर लियाकत चट्ठा रावलपिंडी,
जिन्होंने 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बिल्कुल वाज़ेह इल्जामात लगाए, किसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के ऊपर। और क्या इल्जामात थे वो आपको सबको पता है कि 70-70 हजार वोट की धांधली कराई गई। आज भी हमारे लोग जाली ठप्पे लगा रहे हैं, आज भी मैं लोगों को देख रहा हूं कि वो धांधली कर रहे हैं। फॉर्म 45 सबसे अहम चीज उन्होंने करार दी थी, और साथ में उन्होंने कहा कि जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स को मैंने काम गलत करने के लिए रोका, या करने के लिए कहा, वो रोते थे मेरे आगे, और रो रो के उन्होंने इल्तिजा की कि हम गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने फजर की नमाज में सोचा कि खुदकुशी कर लूं, फिर मुझे लगा कि ये हराम है, इसलिए मैंने सोचा कि कौम को बता दूं। अब कौम को बताने के बाद उन्होंने कहा कि चाहे मुझे चौक में फांसी दे दी जाए, चाहे जितनी सख्त सजा दी जाए, मैं अब बरी हूं, मैं अब दिल्ली सुकून में हूं और ज़हनी सुकून में हूं। ये चीजें वो सारी बता के चले गए कौम को। अब 5 दिन बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये तो जाहिर है एक रिपोर्ट शाया की गई है, एक कागजात दस्तावेजात सामने आए हैं कि उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा लिया है। अब बयान रिकॉर्ड किसके सामने करवाया है? जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसमें क्या हुआ है? बयान रिकॉर्ड किसके सामने करवाया है, क्यों करवाया है, क्या वजह क्या थी? एक तो बयान में जो सामने आया वो ये है कि जी मैं प्रेशर में था। किस प्रेशर में था? कि अगले ही महीने मेरी रिटायरमेंट करीब थी और 34 साल सर्विस के बाद मैं इस प्रेशर में था। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस का नाम मुझसे बुलवाया गया और मैंने वो बोला, वो किसी के बहकावे में आके बोला, उसका नाम नहीं लिया, किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी सियासी पार्टी के तल्लुकात थे मेरे साथ, बड़े दरीना तल्लुकात थे, और उन तल्लुकात के ऊपर मुझे ओहदे का भी लालच दिया गया, जिसकी वजह से ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब का नाम मुझसे बुलवाया गया। अब वो कहते हैं कि बिल्कुल भी जो कुछ मैंने बोला है वो गलत है, मुझसे बुलवाया गया है, और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने माफी मांग ली है, चीफ जस्टिस से माफी मांग ली है अपने एतराफी बयान में, और कहते हैं कि जी जिस पार्टी ने मुझे कहा उसका नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। अब सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है? कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली उन्होंने किसी प्रेस टॉक में ये बात नहीं की, उनका इंडिविजुअल बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ है और ना ही मीडिया पे आया है, एक चीज। दूसरा, कानून के मुताबिक जो बयान होता है वो होता है 164 का बयान, जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है, और उस बयान के ऊपर फिर जरा भी होती है। तो इस किस्म का भी ये बयान नहीं है। तो जो बयान लिया गया है वो कहां पर लिया गया है, किसने लिया है, किसके सामने लिया है, और कितने लोग थे वहां पर मौजूद, और क्या हल्फिया बयान है? ये सारे सवाल आते हैं। और एक जो 2 कागजों के ऊपर स्टेटमेंट दे दी गई है, उसका बयान छाप कर और पब्लिश कर दिया गया, क्या वो हकीकत है? यानी ये आज भी सवाल सारे कायम हैं। मगर लियाकत अली चट्टा साहब ने जिस तरीके से धांधली का इल्जाम लगाया, और उस टाइम कहा गया कि उनका जो ज़हनी तवाज़ुन खराब है, वो मेंटली प्रॉब्लम है, अब उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो चुका है, अब उनका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक हो गया। हो सकता है आने वाले दिनों में उसको रिलीफ भी मिल जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में उनको ओहदे पे बहाल भी कर दिया जाए। पाकिस्तान है, कुछ भी होता है। जब आपके मुखालिफ के खिलाफ कोई बयान आएगा तो उस टाइम उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जब आपके सामने कोई बयान आ जाएगा, आपके खिलाफ आ जाएगा, तब उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो मेंटल प्रॉब्लम है उसको, और वो गोलियां ले रहा है, साइको की गोलियां ले रहा है, साइकाट्रिस्ट को चेक करा रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने नजर आती हों। लेकिन अब बात यह है कि इस बयान को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उसकी रीजन ये है कि ये बयान बराह रास्त उन्होंने नहीं दिया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक चीज। इसके अलावा अब बात करते हैं, इमरान खान साहब ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। एक तो इमरान खान साहब ने वाज़ह कह दिया है कि इलेक्शन
جو ہے وہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور وہ مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے۔ دوسرا ایک اور اعلان کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر علی ظفر کو چیئرمین نامزد کر دیا ہے، یعنی کہ انٹرا پارٹی الیکشن 3 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں، اور 3 مارچ میں جو نامینیٹ ہوں گے یا جو نمائندے کے طور پہ ہوں گے، چیئرمین کے نمائندے کے طور پہ جن کو الیکشن میں کھڑا کیا جائے گا، وہ ہیں علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ یعنی کہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف جو قرض دے گا وہ جس حکومت کو دے گا وہ اس سے مشروط کرے کہ الیکشن آڈٹ کروائے، جو دھاندلی ہوئی ہے وہ پبلک کروائے، جو پتہ چلے کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک غیر آئینی غیر جمہوری حکومت جو آ رہی ہے، جو مینڈیٹ چوری کر کے آ رہی ہے، اس کو قرض دیں گے تو واپس آپ کو کون کرے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب سے پہلے بھی آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ملا تھا، جب یہ پی ڈی ایم 1 حکومت چل رہی تھی تب بھی آئی ایم ایف ڈیلیگیشن نے یہی ان سے تصدیق لی تھی کہ کیا ہم حکومت کو یہ قرض دیں یا نہ دیں۔ ایک خاص کر کے ان سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا عمران خان صاحب سے کہ ہمیں ایک ٹرولی پتہ چل جائے کہ واقعی اگر عمران خان صاحب کی آئندہ حکومت آتی ہے تو ہم پھنس نہ جائیں اپنے پیسے دے کے۔ تو اب بھی عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا، اور خط لکھنے کے بعد یہ مشروط کی جائے گی، قرض کو مشروط کیا جائے گا الیکشن آڈٹ کے ساتھ، کہ پاکستان میں جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، الیکشن جو چوری ہوا ہے اس کا آڈٹ کروایا جائے، تب ہم قرض دیتے ہیں، ورنہ اللہ اللہ تے خیر صلاح، ورنہ الیکشن کو کوئی نہیں مان رہا ہے تو آئی ایم ایف کیسے ان کو قرضہ دے گی؟ اور یہ حکومت کتنی کی مضبوط ہوگی؟ یہ مینڈیٹ لے کر نہیں آئی ہے، چوری کے مینڈیٹ پہ آئی ہے۔ تو دنیا میں یہ آج نہیں بلکہ 8 فروری کے بعد یہ باتیں چہ مگیاں اور کیٹیگوریکل باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا تھا۔ پاکستان کے اوپر نظریں تھیں لوگوں کی، جن کا سٹیک یہاں پہ پھنسا ہوا ہے، جن کے پیسے یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور جن کے کاروبار ہیں یہاں پہ، تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا تھا 8 فروری کو۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن آڈٹ سے اس کو مشروط کیا جائے آپ کا جو نیا پیکج آ رہا ہے، تب یہ حکومت جو بھی چون چون کا مربع بننے جا رہا ہے، پی ڈی ایم 2 اس کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی ہے۔ وقتی طور پہ ان کے سیاسی بیان آ رہے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آئی ایم ایف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھائی فرق پڑے گا، فرق نہیں پڑے گا، بہت بڑا فرق پڑے گا، اور یہ آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب عمران ریاض خان صاحب کو رات کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اس مقدمے میں کیا ہے، کہاں پر رکھا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا ہے۔ 14-15 گاڑیاں آئی ہیں اور عمران ریاض خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر سے چلی گئی ہیں۔ سول کپڑوں میں لوگ تھے، گاڑیاں پولیس کی نظر آ رہی ہیں ویڈیوز میں، اور رات کے تقریباً 12 سے 1 بجے کا ٹائم ہے، اور عمران ریاض خان صاحب نے خود گرفتاری دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہلڑ بازی کرنے کی، میں گرفتاری دیتا ہوں، آپ مجھے لے جائیں۔ اور جب عمران خان صاحب گرفتار کر لیا گیا تو پھر ان کے گھر میں سرچ کیا گیا، تلاشی لی گئی، اور کیمرے اور یہ چیزیں اور جو لیپ ٹاپ وغیرہ ساتھ لے گئے۔ یہ ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں ان میں پتہ چلا ہے کہاں پر ہے عمران ریاض خان، کہاں پر رکھا گیا رات کو۔ کافی میڈیا کے لوگوں نے پیچھا کیا، چیک کیے، دفتر سارے بند تھے، کوئی پتہ نہیں کہاں پر رکھا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض خان، ابھی تو وزیر اعلیٰ کا حلف لیا ہی نہیں کسی نے، تو پھر سے سیاسی انتقامی کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ آنے والے وقت میں یہ کیا ہوگا؟ پنجاب میں جو ہلڑ بازی ہوگی، جس طریقے سے پی ڈی ایم 2 اپنے کام کرے گی، میں کہہ رہا ہوں سیاسی انتقامی کاروائیاں، لوگ لٹک جائیں گے۔ پہلے ارشد شریف گیا تھا، اب پتہ نہیں کتنے اور ارشد شریف جائیں گے، دیکھنا باقی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔